नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। असम से भी चर्चा थी और पश्चिम बंगाल से भी खबर है कि चुनाव नतीजे मुस्लिम मतदाताओं की टैक्टिकल वोटिंग से तय होंगे। संदेह नहीं कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उनमें मुस्लिम वोटों का मूड अनहोना माना जा रहा है। जैसे आम राय है कि असम के पहले राउंड के मतदान की सीटों पर अलग मूड था और दूसरे राउंड की सीटों पर अचानक माहौल बदला हुआ था। ऐसा मुस्लिम वोटों की 2 टूक वोटिंग से बना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वामपंथ के अलायंस और मुस्लिम वोटों की पहेली भी गंभीर है। कह सकते हैं इन विधानसभा चुनावों से अलग तरह की राजनीति पकेगी। ये चुनाव अलग ही तरह से लड़े गए। कई पार्टियों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया। चुनाव में मुद्दों की भी कमी है। भ्रष्टाचार, विकास, वायदों का यूं भाषणों में अंबार है, लेकिन इन पर केंद्रित प्रचार नहीं है। कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियां और भाजपा सभी अपने बंदोबस्तों पर अधिक निर्भर है। चुनावी माहौल बिखरा और भटका हुआ है। इसमें जो ठोस और बार बार जिक्र होने वाली बात उभरी है वह मुस्लिम वोटों की निर्णायकता का बना सवाल है। पर इससे क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए था? रिपोर्ट ऐसी नहीं है। चुनाव कुल मिलाकर सामान्य है, मगर मतदान भारी है और उससे लगता है कि कहीं नतीजों में एक तरफा आंधी न आए। मतदान के प्रतिशत और उसमें मुस्लिम मतदान के रिकॉर्ड ने चौंकाया है तो पार्टियों की घबराहट भी हैरान करने वाली है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या नई तारीख कायम करेंगे? बीजेपी के माहिरीन जराये का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों ऐवान बाला में नामजद किए गए 3 अराकीन पार्लियामेंट को मरकजी हुकूमत में वजीर बनाया जा सकता है। आइन के मुताबिक नामजद मेंबरान भी वजीर बन सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मणिशंकर अय्यर को यूपीए 2 की हुकूमत में वजीर नहीं बनाया गया था। बहरहाल बहस है कि सुब्रमण्यम स्वामी, स्वप्नदास गुप्ता और सुरेश गोपी को वजीर बनाया जा सकता है। केरल में ऐन इंतखाबी तशहीर के बीच मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि जल्द ही मरकजी काबीना में केरल को नुमाइंदगी मिलने वाली है। जाहिरी तौर पर उनका इशारा सुरेश गोपी की तरफ था, क्योंकि केरल में बीजेपी के पास कोई रुकन पार्लियामेंट ही नहीं है। स्वप्नदास गुप्ता के वजीर बनने का भी इसी तरह पुख्ता दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2014 के नवंबर में जब मोदी ने पहली बार अपनी हुकूमत में रद्दोबदल किया था, उसी वक्त स्वप्नदास गुप्ता को वजीर बनाने की बहस थी। तब से ये बात टलती आ रही है। अब कहा जा रहा है कि उनको वजारत इंसानी वसाइल या वजारत इत्तलातुन नशरियात में ममलिकती वजीर बनाया जा सकता है। तीसरा नाम सुब्रमण्यम स्वामी का है। बताया जा रहा है कि वो वजीर कानून बनना चाहते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो वजीर कानून बने तो फिर कानूनी अफसरान का पूरा सेटअप बदलना होगा और कई मुकदमों में हुकूमत को अपना पुराना स्टैंड भी बदलना होगा। पंजाब इंतखाबात की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू के हामी भी उनको वजीर बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। मरकजी हुकूमत के सीनियर वज़रा और बीजेपी रहनुमाओं ने जैसे इशारे दिए हैं, उसके मुताबिक जून में नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत में रद्दोबदल कर सकते हैं। कुछ नए वज़रा को शामिल किया जाना है तो कुछ वज़रा के कलमदान बदले जाने हैं। बताया जा रहा है कि हुकूमत में अहम जिम्मेदारी अदा कर रहे कुछ वज़रा को तंजीम में भेजा जा सकता है। बीजेपी के माहिरीन जराये का कहना है कि राज्यवर्धन राठौर और मुख्तार अब्बास नकवी के महकमे बदले जा सकते हैं। इन 2 ममलिकती वज़रा के अलावा बिहार के 2 काबीनी वज़रा के महकमे भी बदल सकते हैं। ये दोनों वजीर रहेंगे, लेकिन इनके पास कम अहमियत का कलमदान रहेगा। बिहार के 2 ममलिकती वजीर भी बेहतर महकमे के लिए जोर लगा रहे हैं। रामविलास पासवान ने मोदी के 15 साल वजीर आजम बने रहने का बयान देकर खुद को महफूज किया है। आइंदा साल होने वाले 7 सूबों के अहम इंतखाबात को जहन में रखकर कुछ वज़रा को तंजीम में भेजे जाने की बहस है। बताया जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम संभाल रहे राजीव प्रताप रूडी और जेपी नड्डा को तंजीम में भेजा जा सकता है। इनके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन को भी तंजीम में भेजे जाने की बहस है। इस बार के रद्दोबदल में महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड से नए चेहरे हुकूमत में आ सकते हैं। हर्षवर्धन तंजीम में गए तो दिल्ली से मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा या उदित राज को वजीर बनाया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोकदल के रहनुमा अजीत सिंह बीच चौराहे पर तनहा रह गए हैं। जनता दल यू से उन्होंने पंगा कर लिया है और वाराणसी में 12 मई को होने वाले नीतीश कुमार के इजलास के बराबरी में उन्होंने अपने बेटे जयंत चौधरी की एक रैली गोरखपुर में करा दी है। इंजमाम की बात थम जाने के बाद इस तरह की पंगेबाजी से मामला और उलझ गया है। दूसरी जानिब बीजेपी के साथ जाने का मामला भी ठहर गया है। बताया जा रहा है कि उनकी 3 शर्तों की वजह से बीजेपी के आला रहनुमा ने बातचीत रोक दी। वो ऐवान बाला की एक सीट चाहते थे, वजीर का ओहदा चाहते थे, 45 सीटें चाहते थे और बेटे के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम जिम्मेदारी मांग रहे थे। उनकी नजर वजारत ज़राअत पर थी। बताया जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश के 2 जाट रहनुमाओं ने उनके बीजेपी में आने की कोशिशों में फच्चर डाल दिया। ममलिकती वजीर ज़राअत संजीव बालियान और बागपत में अजीत सिंह को हराने वाले मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने उनकी पार्टी के इंजमाम की मुखालफत की। दोनों का कहना है कि मगरबी उत्तर प्रदेश के जाट अपने आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं और इस वोट के लिए अजीत सिंह की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी बीजेपी का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की हिकमत अमली अजीत सिंह को बैकफुट पर लाने और अपनी शर्तों पर इंजमाम कराने की है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट से कहा है कि वो अपने अपने हलकों में जाकर मरकजी हुकूमत की कामयाबियों की तशहीर करें। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने से पहले ऐवान के मौजूदा इजलास में आज हुई मीटिंग में वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में शुरू हुई मुद्रा योजना, LPG कवरेज में बढ़ोतरी और देहातों में बिजली पहुँचाने समेत अवाम की फलाह बहबूद से जुड़े हुए मंसूबों की कामयाबी की कहानी लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। वजीर आजम ने अपने अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि अवाम की उम्मीदों और ख्वाहिशों को पूरा करना हुकूमत की अव्वलियत है। इजलास में पार्टी सदर अमित शाह और सरकार व पार्टी के आला रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। पार्लियामानी कमेटी के इजलास के बाद ममलिकती वजीर बराए पार्लियामानी उमूर राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि इजलास के दौरान VVIP हेलीकॉप्टर बदनवानी का मामला भी उठा, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। इस मामले पर ऐवान बाला में कल बहस हो सकती है और ऐवान ज़ेरी में ये मसला 6 मई को बहस के लिए आ सकता है। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे में अपने ऊपर उठ रहे सवालों को संजीदगी से नहीं लेते हुए कहा है कि उनको अक्सर निशाना बनाया जाता है और वो निशाना बनाए जाने से खुश हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने इस मामले की तफ्तीश कर रहे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और CBI को खत लिखा है, जिसमें राहुल गांधी और एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी के दरमियान मुबैना रिश्तों की तफ्तीश का मुतालबा किया गया है। सोमैया का कहना है कि मुआहदे का एक बिचौलिया गुइडो हश्के है, जो हिंदुस्तान की एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा था और इस कंपनी से राहुल के करीबी कनिष्क सिंह का भी जुड़ाव है। हश्के का रिश्ता क्रिश्चियन मिशेल से भी है। उत्तराखंड में सियासी बहरान से जुड़े मामलों की समाअत कर रही अदालत उज़्मा ने सूबे में अक्सरियत का पता लगाने के लिए ताकत के मुजाहरे के इम्कानात के बारे में अटॉर्नी जनरल से मशवरा मांगा है। वो उत्तराखंड असेंबली में अपनी देखरेख में गौर करें और अदालत को बताएं। सूबे में सदारती राज को रद्द करने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकज की अपील की समाअत को अदालत ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आज हुई मुख्तसर सी समाअत के दौरान बेंच ने अपने मशवरे को दोहराया कि मरकज को हकीकत का पता लगाने के लिए अपनी देखरेख में असेंबली में ताकत का मुजाहरा करवाने पर गौर करना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वो इस मसले पर फैसला लें और कल इसके बारे में बताएं। इतालवी मरीन के मामले में हिंदुस्तान हुकूमत आलमी कोर्ट के सामने अपना रुख साफ करेगी, लेकिन उससे पहले आज हुकूमत ने कहा कि आलमी अदालत का फैसला हिंदुस्तान के रुख की तस्दीक करता है। गौरतलब है कि एक आलमी अदालत ने इस मामले में एक फैसला दिया है, जिसका मतलब हिंदुस्तान और इटाली अपने अपने मुताबिक निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि अदालत ने माना है कि इस मामले में और 2 माहीगीर के कत्ल के मुलजिम इतालवी मरीन को जमानत की शर्तें बदलवाने के लिए हिंदुस्तान की अजीम अदालत में जाना चाहिए। दूसरी जानिब इटली का कहना है कि अदालत ने मरीन को इटली जाने की इजाजत दे दी है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने बयान देते हुए कहा कि इस मामले में हुकूमत का रुख पूरी तरह से साफ है। हमारा मानना है कि ये मामला हिंदुस्तान के इख्तियारात के तहत है और इस रुख में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में फिजाइया के साबिक सरबराह SP त्यागी से CBI ने आज मुसलसल दूसरे दिन भी तफ्तीश की है। त्यागी से CBI ने कल दिन भर पूछताछ की थी। तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकलने पर उन्होंने सहाफियों से सिर्फ इतना कहा कि उन्हें जो कुछ कहना था वो अफसरान से कह चुके हैं। आज फिर उनको 10 बजे CBI हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। त्यागी पर 12 हेलीकॉप्टरों के मुआहदे को उसकी शर्तों में तब्दीली करके इटली की अहम कंपनी फिनमेकानिका और उसकी बरतानवी हामी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड की हिमायत करने का इल्जाम है। CBI ने त्यागी, उनके 3 रिश्तेदारों और यूरोपियन बिचौलियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को चिंता में नहीं दिखलाई देना चाहिए था, लेकिन कोलकाता की मीडिया रिपोर्टें उनकी बेचैनी झलकाती है। तमिलनाडु में जयललिता, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट सब अनिश्चितता में अचानक आए हैं, तो उसके जिम्मेवार कारण अजीब है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात में तमाम कयासाराइयां और अंदाजों की बुनियाद एक है और वो बुनियाद मुस्लिम वोट का रुझान है। मगरबी बंगाल में सारे शुरुआती अंदाजे बता रहे थे कि ममता बनर्जी की एक तरफा आंधी है, लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात आगे बढ़े एक तरफा आंधी का अंदाजा बड़ी टक्कर में बदल गया। तृणमूल कांग्रेस बनाम बाया महाज कांग्रेस इत्तेहाद की लड़ाई टक्कर की बताई जाने लगी। इसी तरह असम में अंदाजा हंग असेंबली का था, लेकिन दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के बाद अचानक कहा जाने लगा कि बदरुद्दीन अजमल की कोई जरूरत नहीं रही है। ऐसे ही केरल में मुस्लिम और ईसाई वोट अलग अलग जाने की खबरें थी, जिससे बाया महाज इख्तिदार में आने के पूरे यकीन में था। लेकिन अचानक हवा बदली है और कहा जाने लगा है कि यूडीएफ और एलडीएफ के दरमियान कांटे की टक्कर है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इन तीनों सूबों में शुरुआती अंदाजा बदलने की वाहिद वजह मुस्लिम वोटों का रुझान है। इनमें असम को छोड़कर कोई दूसरा सूबा नहीं है जहां बीजेपी के आने का खतरा हो, इसलिए मुस्लिम वोटरों के सामने सीधे बीजेपी का खतरा नहीं था। फिर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के खतरे को ध्यान में रखकर वोटिंग की है। कौमी सतह पर भी बीजेपी को कमजोर करने की हिकमत अमली के तहत सूबों में वोटिंग होने की खबर है। बिल्कुल मिशन के अंदाज में वोटिंग हुई है। तभी असम और मगरबी बंगाल में तकरीबन 80% पोलिंग हुआ है। इस लिहाज से इन सूबों के नताइज कौमी सियासत के लिए काफी फैसला कुन होंगे। ये फैसला कुन इसलिए भी होगा क्योंकि इससे दोनों कौमी जमातों की हैसियत का पता लगना है। बीजेपी इस बार का इंतखाब इस अंदाज में लड़ रही है कि उसे अपने आप को असली कौमी पार्टी के तौर पर कायम करना है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो जुनूब और शुमाल मशरक की पार्टी नहीं है। ये सोच उसे तोड़नी है, इसलिए उसने असम से लेकर केरल तक खूब जोर लगाया हुआ है। दूसरी जानिब कांग्रेस को ये साबित करना है कि बीजेपी का असली मुतबादिल वही है। हालांकि कांग्रेस सीधे तौर पर सिर्फ असम और केरल में आमने सामने का मुकाबला कर रही है, जिसमें एक जगह उसका मुकाबला बाया महाज के साथ है और दूसरी जगह बीजेपी के साथ। लेकिन बाकी सूबों में भी उसका रोल अहम है। मगरबी बंगाल में लेफ्ट महाज अगर मुकाबले में आया है तो इसकी वजह कांग्रेस है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से मुस्लिम वोटरों का नजरिया कुछ हद तक बदला है। अभी बहस है कि बंगाल के मुसलमान और बिहारी मुसलमान अलग अलग तरीके से वोट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों में ये बात बैठाई है कि कौमी सतह पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने की काबिलियत उसमें ही है, तो ये तय है कि मुस्लिम वोटरों का रुझान उस इत्तेहाद की तरफ होगा जिसमें कांग्रेस है। इंतखाबी नताइज से इस बात का इम्तिहान होगा कि कांग्रेस मुस्लिम वोटरों के दरमियान ये पैगाम देने में कामयाब हुई या नहीं कि बीजेपी का असली मुतबादिल वही है। अगर तमिलनाडु में जयललिता और मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी वापसी कर लेते हैं, असम में अजमल को भी सीटें मिल जाती है और केरल में बाया महाज जीतता है, तो कांग्रेस का फलूदा बनेगा, क्योंकि तब आइंदा साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर नतीजे इसके उलट आते हैं तो कांग्रेस का चैलेंज बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विधानसभा चुनावों से उभरती नई राजनीति पर चर्चा करेंगे। पांच राज्यों में से असम और पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों राज्यों में मुस्लिम वोटों की पहली सर्वाधिक मुश्किल है। इनकी होशियारी आगे बहुत गुल खिलाएगी। इनके साथ रिकॉर्ड मतदान का आंकड़ा भी उलझन पैदा किए हुए है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, आप पश्चिम बंगाल घूमकर आई हैं, क्या वहां मुस्लिम वोट टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है क्या? क्योंकि आसाम हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, या मुस्लिम वोट निर्णायक होगा इन चुनावों में, उससे नतीजे आर पार के इधर उधर के होंगे, गड़बड़ाने वाले भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ अंदाज हुआ क्या, एहसास हुआ क्या? देखिए, वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक फैक्टर नहीं है। लोग कहते हैं हो सकता है 2, 3, 4, 5 सीटें मिल जाएं। बीजेपी बहुत आक्रामक रवैया अपना सकती थी पिछले साल, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जाने दी क्योंकि उनको लग रहा था कि ममता बनर्जी के एमपीज चाहिए राज्यसभा में, जो भी कारण था। तो वो एक फैक्टर, एक थ्रेट की तरह नहीं है। वहाँ वेस्ट बंगाल का मुस्लिम, वेस्ट बंगाल में जो एकदम डिवाइड दिख रहा है वो ये है रिच पुअर का है। गांव के एरियाज में जिस गरीब आदमी से आप रिक्शा वालों से बात करिए, पान वाले से बात करिए, छोटे छोटे जो लोग इस तरह के हैं,
जो छोटा आमदनी करते हैं वो बिल्कुल दीदी के साथ हैं। दीदी ने ये किया, ABCD, 2 रुपए के चावल, लड़कियों को पैसा, साइकिल, ये सब वो बात करते हैं। लेकिन थोड़ा भी जो एजुकेटेड तबका है या थोड़ा जैसे मैं मतलब छोटा चाय वाला वहां बैठा हुआ है या छोटी सी ढाबे की दुकान, वो फिर अलग सोच रहा है। मतलब एक चाय वाले में और एक ढाबे वाले में फर्क है। हाँ। वो उनको लग रहा है जो ये शारदा नारदा विवेकानंद ब्रिज का कोलैप्स हुआ है, उससे एक करप्शन, ये करप्ट सरकार है। दीदी को कोई नहीं मानता, ममता बनर्जी को कोई नहीं कहेगा कि वो करप्ट हैं, लेकिन बाकी सब करप्ट हैं, ठीक से नई सरकार चल रही, उससे एक नाराजगी उत्पन्न हो गई है। और पिछले 2 महीनों में मुझे लगता है सीन खुल सा गया है। और क्या हुआ है, कांग्रेस और लेफ्ट का इकट्ठे हो जाना सडनली लगा कि एक विकल्प सामने है लोगों के। लेकिन आपके अनुसार जो विकल्प नजर आ रहा है कांग्रेस लेफ्ट है, उससे मुस्लिम का टेक्टिकल कुछ रुझान चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि मुस्लिम को भाजपा का नहीं, भाजपा नहीं, आप ये दोनों में ममता और उनमें से चॉइस के मामले में वहां डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट को जिंदा कर दे मुस्लिम। देखिए, अगर मुस्लिम बिदकता है ममता बनर्जी से, और मुस्लिम कुछ एरियाज में जो देखा, मैं तो 3-4 दिन थी रही, तो मैं बिल्कुल नहीं मतलब मैं अपने को नहीं कहूंगी कि मुझे मालूम है, एक जैसे कहता है फील आता है। मुस्लिम भी डिवाइडेड था, अब 80-20 के था, 50-50 था, एरियाज में डिपेंड करता है ये। वो भी जो रिच पुअर का जो है ना डिवाइड, वो उसमें ही शामिल होता है मुस्लिम। मतलब उस नाते कह सकते हैं कि जो सीधा सपाट ये चुनाव नहीं है, अंदर ही अंदर कई चीजें, क्योंकि अगर ममता भी मुश्किल में या फाइट हो रही है तो इसका मतलब तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है ये मामला। देखिए, ममता बैकफुट पे दिखी है। मैं सोचती थी जो 200-220 सीटें आ जाएंगी ममता बनर्जी, क्लियर है। आज लोग अक्रॉस द बोर्ड जिससे भी बात करिए, गांव में शहर में, वो कहता है दीदी हो सकता पार कर जाए, बट बहुत रिड्यूस मेजॉरिटी से करेंगे जो पहले उनके थे। लेकिन ये तो आपकी बात थी कि बिल्कुल लोकल फैक्टर, प्रदेश के ही राज को लेकर फोकस होकर ये बहस है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा या वो नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा ये होगा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती थी। तो अगर वो होता तो बहुत ही अलग स्थिति बनती। लेफ्ट को तो साफ हो जाना था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो सवाल है, क्या ये गलती थी या उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, या उनको ये लगा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का डायलेमा था कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी के साथ हमें काम करना होगा, पैसा चाहिए, मनरेगा के लिए पैसा चाहिए, बीजेपी की तरफ करना है, प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, और अगर कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो बीजेपी बिल्कुल ही हॉस्टाइल हो जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी था ममता का कांग्रेस के साथ नहीं जाना। ममता बनर्जी हो इस चुनाव में, या जयललिता हो या तरुण गोगोई हो, इनके राज को लेकर इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के ऊपर अलग अलग जो बातें जो सुन, इसमें ममता के खिलाफ भी पर्सनली जब अगर आलोचना नहीं है मुख्यमंत्री के नाते ये नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी का इसका आधार क्या? केवल करप्शन एक बड़ा आधार, और दूसरा है कि जितने सीपीएम की तरफ गूंस थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट जिससे वो कंट्रोल करते थे सिस्टम को, चुनाव के टाइम कंट्रोल करते थे, वही गूंस सारे शिफ्ट किए हैं। आपके अनुसार आसाम का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ लगता है, या आपके लिए पश्चिम बंगाल ज्यादा दिलचस्प हो गया? मैं सोचती थी आसाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी जीत गई तो एक थोड़ा उत्साह आएगा उसमें। लेकिन वेस्ट बंगाल अगर इतना मतलब ओपन हो रहा है, और तमिलनाडु ओपन हो रहा है जहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि वहाँ 4 का कोणी चुनाव है अलग, विजयकांत और ये भी उसके तमिल वहाँ भी एक मुश्किल हो रही है, और केरल के अंदर भी एक अलग है, वहाँ भी माइनॉरिटी और उसके वोट को लेकर बहुत ज्यादा उलझन हो गई है। बिल्कुल। सो ये देखने लायक चीज होगी। बीजेपी का जो पुराना 17% वोट था लोकसभा इलेक्शन वाला, वेस्ट बंगाल का वो किस हद तक लेफ्ट की तरफ जाता है या ममता की तरफ, ये भी एक अलग फैक्टर है जो चीज निर्धारित करेगा कि क्या आंकड़े होंगे। दूसरा, मुस्लिम कितना बढ़ता है वो निर्धारित करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने, आपने मुस्लिम का सवाल उठाया,
एक गलती 2 साल में की है, जो ये हॉट हेड्स अपना बोलते रहे ना, बीफ, भारत माता की जय, इस तरह के मुद्दे जो सामने लाए हैं, हिंदू को कंसोलिडेट किया हो या नहीं, मुसलमानों को इतना फेयरफुल बना दिया है। ये है कि मतलब इतना वो डर गए हैं कि हम, वो बिल्कुल टेक्टिकली हर जगह फैसला करके हराना उनका पहला प्राथमिकता, वो अपनी जगह उस हद तक नहीं होता था। 40% जाएगा, 45%, आज तो उसको और उसके साथ पूरी वोटिंग भी करना, 80% 90% उस इलाके में होना, ये अपने आप में बीजेपी ने किया। अपना हिंदू नहीं बनाया, लेकिन मुसलमान पक्का कर अपना विरोधी बना दिया। मुझे लगता है कि डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरफ तो लोग अलग से देख रहे थे। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।